हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पर हम घटना चक्र जो बहुत ही विश्वसनीय माना जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो पीटी का प्रैक्टिस सेट हम इसमें से कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हम करा रखे हैं, तो उस पर थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का, तो इसीलिए इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 2022 का एकदम अपडेटेड है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। तो चलिए पहला आप लोग पहले देख लीजिए, उसके बाद दूसरा देखेगा। तो सारे प्रश्न बहुत बेहतरीन है, तो इसको देखते हैं लास्ट तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के 5 प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, तो जल्दी जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें से भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो तो आपके लिए कहते हैं एक पंथ दो काज हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन सा है। अब ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद माना जाता है, सभी को पता है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक का ए वाला, यानी कि जो इंद्र हैं इनको सबसे प्रमुख देवता के रूप में इसमें संज्ञा दी गई है। तो याद रखेंगे, इनको इसमें पुरंदर के नाम से जाना गया। किस नाम से? पुरंदर के नाम से इनको जाना गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद के 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है, यानी कि 250 बार इनका वर्णन किया गया है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो कहते हैं अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अब अशोक के अभिलेखों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते जरूर हैं, तो याद रखेंगे जो जेम्स प्रिंसेस हो जाएंगे ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेस के द्वारा इसको सबसे पहले पढ़ा गया था, डेट थी 1837। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अशोक को कुछ जगह पे प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके अभिलेख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो कहते क्या हैं कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है। अब गुप्त साम्राज्य की अगर बात कर लेंगे तो इस समय के जो वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं इनके, तो वो हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इनको गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्वर्णकालीन युग जो है वो गुप्त साम्राज्य को ही कहा जाता है। ठीक है, 319 से ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा तो कहते हैं दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी। ठीक है, दिल्ली की यहाँ पे बात करें तो इसमें प्रथम महिला शासक जो थी वो कौन सी हो जाएंगी? रजिया सुल्तान है, सभी को पता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसकी ये किसकी बेटी थी? ये थी इल्तुतमिश की बेटी। ठीक है, इल्तुतमिश की ये बेटी थी, याद रखेंगे। चलिए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो 5वां कहता है धन निष्कासन का विरोध किसने किया था। ठीक है, धन निष्कासन जो सिद्धांत है उसका विरोध किसने किया था। अब ये किसने दिया था? तो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी जो थे उनके द्वारा इसको दिया गया। ठीक है, अब इसका जो विरोध किया गया वो किया गया था यहाँ पर इनमें से किसी के द्वारा नहीं, बल्कि यहाँ पे देखेंगे जो ये सिद्धांत दिया गया था उसमें क्या होगा, सर सैयद अहमद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इन तीनों लोगों ने इसका सपोर्ट किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो आपको घुमा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर आप थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपके राष्ट्रीय आंदोलन से 5 आने। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो हैं ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। तो इनको बनाया कब गया था? 1925 में किया गया था। आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगर ये पूछ लेता है तो कहाँ पर करी थी, तो कानपुर का ये अधिवेशन था। ठीक है, कानपुर का ये अधिवेशन था। अब यहाँ पे अगर सबसे पहले महिला पूछे तो 1917 में कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी एनी बेसेंट। ये सबसे पहले महिला थी जो विदेशी थी। ठीक है, हिंदुस्तानी कौन हो जाएंगी? ये हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे तो कहते क्या है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन से थे। ठीक है, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो कहे जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको पूरा पीटी का कोर्स चाहिए ना, बहुत ही अच्छे से उसको डिज़ाइन करके तैयार किया गया है, टॉपिक वाइज है पूरा, जितना भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कुछ भी आपको पूछा जा रहा है सब कुछ आपको एक पीडीएफ में मिल जाएगा। तो डिटेल आपको सामने दिख रही होगी, सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो कहते क्या है निम्नलिखित में से घटनाक्रम को सजाना है। इस सजाने का मतलब ये है ना कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर नजर डालते हैं बंगाल विभाजन का। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। चंपारण आंदोलन जो है ये 1917 में हुआ, इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया, बिहार में हुआ था। फिर हो जाएगा खेड़ा आंदोलन, ये हुआ था 1918 में।
फिर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। ठीक है, अब यहाँ पे हमको डेट सबकी तो चलिए यहाँ पे हमको डेट इसकी पता चल गई है, तो हम इसको अंदाजे से बढ़िया लगा सकते हैं। यानी कि सबसे पहले बंगाल विभाजन होता है, फिर यहाँ पर चंपारण आंदोलन होता है, उसके बाद खेड़ा होता है, फिर यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, पिछली बार पीटी में ऐसे ही आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1939 में इन्होंने इस्तीफा दिया था और 1938 में इन्होंने क्या किया था, आईएनसी की अध्यक्षता करी थी हरिपुरा में। ठीक है, हरिपुरा ये भी पूछा जाता है। और 1939 में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए यहाँ 10 में। तो कहते क्या हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उस समय एक नारा बहुत फेमस हुआ था, करो या मरो। तो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 10 का राइट आंसर सी। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको दिया गया था, करो या मरो का राइट आंसर हो जाएगा 11 में। देख लेते हैं अब। ठीक है, तो 11 की अगर बात कर लीजिए तो कहते हैं एशिया की जो सबसे लंबी नदी है उसका क्या नाम है। इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इंडिया की हो जाएगी यहाँ पे गंगा नदी। ठीक है, विश्व की कौन सी है, विश्व की हो जाएगी नील नदी। ठीक है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, अमेजॉन नदी हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे क्या, एशिया के सबसे लंबी नदी की ओर। तो 11 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे चीन की जो यांगत्से नदी है। ठीक है, यांगत्से नदी है वो यहाँ पर सबसे लंबी नदी, इसको यांगसी भी देखने को मिलता है कहीं कहीं। ठीक है, तो ये आपका करंट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करिए तो इसमें आपको मिलान करने के बोल रहा है। चलिए इसका भी हम मिलान कर लेते हैं। मिलान वाले क्वेश्चन बहुत आए थे पिछली बार आपके एग्जाम में। तो कहते क्या हैं यहाँ पर देखिएगा, पर्वत श्रृंखलाएँ आपको देखने को मिल रही हैं। तो हिमालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो हिमालय सभी को पता है एशिया में स्थित है। फिर अगर एंडीज पर्वत की बात करते हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, फिर यहाँ पे रॉकी जो है ये उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, तो ये आपका मैच हो गया। 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो गया, वो बहुत ही आसान हो गया, यानी कि आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 12 का आंसर हो जाएगा बी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो कहते हैं कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है। 5 क्वेश्चन भूगोल से आने हैं तो ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर ए वाला, यानी कि 5वां स्थान है। कोयला भंडार में अपने यहाँ 5वां स्थान है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताइए कि कौन सा भारत में कौन सा राज्य जो कोयला भंडार में नंबर 1 पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14-15 देखिएगा। तो कहते क्या हैं कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब वो जो पूर्व का एथेंस है इस नाम से हम किसको जानते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी। ठीक है, मदुरई। तो ये तमिलनाडु में पड़ता है मदुरई, इसको पूर्व का एथेंस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, तो कहते क्या है जो गांधीनगर है ना किसकी राजधानी है। अब राजधानी से क्वेश्चन आने या तो आपका राज्य पूछ लेगा या तो आपका कोई देश पूछ लेगा, एक उल्टा सीधा वाला। ठीक है, तो कहते क्या है जो गांधीनगर है ना ये किसकी राजधानी है, सभी को पता होना चाहिए, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। बहुत ही आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में क्या है थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्वेश्चन यहाँ पे आपके जुबान पे आ जाएंगे और वही क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं बनते, मुश्किल से 2-4 नए क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। तो 16 में अगर बात कर लेंगे तो होता क्या है यहाँ पर देखिएगा, तो होगा क्या, कहते हैं ना कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना जो है उसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, योजना आयोग की जिम्मेदारी है। अब इसको 2015 में, ये 1950 में बना था, 2015 में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया, जिसके यहाँ पे अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ठीक है, 2015 की बात है, इसको चेंज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे तो कहते क्या है कि बैंकों का बैंक जो है वो किसे कहा जाता है। अब जो बैंकों के बैंक हैं वो किसे कहा जाता है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको हम बैंकों के बैंक के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। याद रखेंगे 1935 में ये बना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर 18 में कि आपका जो सेज है SEJ, ठीक है, ये SEZ इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना कितने इकोनॉमिक जोन हैं अपने इंडिया में, तो वही वहाँ से उठा लिया है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं
उनका रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते गए हैं 19 में कि हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी। ठीक है, जो हरित क्रांति है इसकी सफलता जो है वो किस पे निर्भर थी बेसिकली। तो देखिए, सफल तो हुआ अपना भारत, तो उसमें पहला पॉइंट जो था रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक यहाँ पे उपयोगिता और यहाँ पर उसकी समझ जैसे लोगों में बढ़ती गई तो उसका ज़्यादा यूज हुआ तो फसल अच्छी हुई। कहते हैं पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई कि सरकार के द्वारा, कुछ यहाँ पे किसान जागरूक हुए उनके द्वारा। ठीक है, फिर बीजों की उच्च पैदावार किस्म वाले बीज प्रोवाइड किए किसानों को, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों जो पॉइंट है ना, ये हरित क्रांति की सफलता में इसकी उपलब्धता निर्भर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 में देखिएगा, तो कहते हैं ना जो बैंकिंग सेक्टर है ना, बैंकिंग के क्षेत्र में जो CBS होता है, अब CBS जो है इसमें सी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। ठीक है, CBS में जो सी का फुल फॉर्म है वो हो जाएगा आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सी का हो जाएगा यहाँ पे कोर। इसी तरीके से पूरा याद कर लीजिए क्या जाता है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पॉलिटी के आपके 5 क्वेश्चन ले लेते हैं फटाक से। ठीक है, तो यहाँ पे 21 में देखिएगा, तो कहते क्या हैं कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए। अब मौलिक अधिकारों की बात कर लेंगे तो मौलिक अधिकार हैं कितने, पहले हुआ करते थे 7, अब हो गए हैं 6। ठीक है, अब ये कहाँ से लिए गए हैं, तो याद रखेंगे ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे कहा गया कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में किस वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप किसी जात, लिंग या फिर उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करते हैं तो वह आता है आपका किसमें, स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए वाला। ठीक है, चलिए अच्छा माफ़ कीजिएगा, ये स्वतंत्रता का नहीं है, ये भैया समता का दिखा, समानता दिखाना है ना, सभी लोगों को एक साथ रहना है, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी गलती होगी, सॉरी शक्तिमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहते हैं यहाँ पर कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, अब जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका, अब इसको निचला सदन भी कहा जाता है, ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। निचला सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका 5 साल का होता है। अब जो राज्यसभा होती है उसका यहाँ पे 6 साल होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और लोकसभा जो होती है ना, ये कभी भी भंग हो सकती है, नहीं इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा जो होती है उसको कभी भी भंग यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। तो ये इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो देख लीजिएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखिएगा कि अनुच्छेद 83 है ना, जो आर्टिकल 83, इसमें इस चीज़ को कहा गया है कि 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए लोकसभा के सदस्यों का। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए लोकसभा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 24 में कहता है क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान कराता है। ठीक है, राज्यों में जो राज्यपाल का प्रावधान कराता है वो कौन सा अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद होता है 153 में। ठीक, डायरेक्ट भी पूछ सकता है 153 किससे रिलेटेड है, तो इसके तहत कहा गया है कि एक राज्यपाल होगा किसी भी राज्य का। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद जो है 155 के तहत यहाँ पर ये राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है 155 के तहत। 153 में ये बोला गया है कि एक राज्यपाल होगा। ठीक है, वही आपको बताना था। 25 देखिएगा, तो 25 में कहते हैं किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग का नगर पालिकाएँ जोड़ा था। ठीक है, 9 जो भाग 9 है किससे संबंधित सभी को पता है। अब यहाँ पे नगर पालिकाएँ जोड़ा गया तो वो कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो वो हुआ था 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। इसके तहत यहाँ पर नगर पालिका को जोड़ दिया जाता है भाग 9 में का के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 5 क्वेश्चन आपके साइंस के आने हैं। साइंस में कहते क्या हैं कि समय की एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, जो आपका समय है, जो टाइम है, उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका डी। सेकंड होती है ये एसआई यूनिट, इसकी सेकंड होती है, इसको याद रखेंगे। कांसा जो है किसकी मिश्र धातु होता है, ये तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और लोग बच्चे इसमें गलत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा तांबा और टिन। ठीक है, कांसा जो होता है ना, ये तांबा और टिन दोनों का मिश्रण होता है, तांबा व टिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे
तो कहते हैं जो आवर्त सारणी है सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, जो आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है वह सबसे पहले किसके द्वारा बनाई गई, तो ये हो जाएगा दिमित्री मेंडेलीव। ठीक है, दिमित्री मेंडेलीव जो हैं इनके द्वारा सबसे पहले इसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 में कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की थैली कहा जाता है। ठीक है, किस कोशिका अंग को कोशिका की थैली कहा जाता है, तो याद रखेंगे 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लनयकाय। ठीक है, लनयकाय जो होते हैं उसको कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। यहाँ पे नहीं, सुसाइड बैग भी इसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 30 में कहते हैं ना कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ठीक, कौन सा एक एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, तो इसका तो सभी को पता है, जो टाइलिन होता है। ठीक, थोड़ा कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइलिन जो होता है ये लार में पाया जाता है। ठीक है, ये एंजाइम। और ये क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले भोजन के साथ कौन सा एंजाइम मिलता है, तो टाइलिन ही मिलता है, क्योंकि ये हमारे लार में ही होता है। इसी वजह से अगर देखिए किसी भी चीज़ को अगर आप खाते हैं, रूखा सूखा खाएंगे तो उसमें थोड़ा सा मीठेपन का स्वाद आता है, वो यहाँ पर आपका टाइलिन की वजह से आता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं यहाँ पर मैथ वगैरह की तरफ। तो गाइस यहाँ पे अब 5 प्रश्न जो आपके मैथमेटिक्स के पूछे जाने, चलिए ले लेते हैं उनको किस तरीके के आपके 5 प्रश्न आएंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे 31 में कहता है कि 6 संख्याओं का प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, तो उन संख्याओं का औसत 136 है, तो छठी संख्या का जो मान है वो क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो माना कि वो क्या है, उस छठवीं संख्या x मान लेते हैं, तो छठवीं संख्या को हम अगर x मान लेते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो बोला क्या है 7 गुना है। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगी ये 7x + x, इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये कितना है 136 के, तो ये 6 संख्याओं का टोटल औसत दिया हुआ है यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम 6 × 136 कर देंगे, क्योंकि हम ऐसा तो करते ही आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, तो वो देख लेते हैं 7x + x = 6 × 136 ये बनी थी। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब सिंपल सा आप इसको x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो गाइस आ जाएगी टोटल 102, तो 102 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, सिर्फ इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 7 गुना का योग 11/2 है, तो वह भिन्न क्या होगी। एक भिन्न है और उसके व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा। तो एक भिन्न है उसको हम मान लेते हैं x, तो उस भिन्न को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब क्या बोला है कि उसके व्युत्क्रम के 7 गुना का योग 11/2 है, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा उसका, वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो कि x का उल्टा 1/x ही तो होगा। अब यहाँ पे जो इसकी इक्वेशन बन जाएगी क्या हो जाएगी, x + 7/x = 11/2, यही तो बोला गया है क्वेश्चन में। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइजन विधि से, तो यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 7/2, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान से प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,544 जुटाए, प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे, लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, बोला कि एक अकाल निधि है जिसमें 12,544 रुपये जुटाए गए, प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे, तो कितने होंगे यहाँ पर, अब ये देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि लड़कों की संख्या क्या है x मान के करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी को यही मेथड पसंद होता है कि शुरुआत जो कर रहे हैं, क्योंकि इतना तो एडवांस लेवल कोई मैथ पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा x × x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जितने लड़के हैं उतने ही रुपए यहाँ पे जमा हुए, तो क्या हो जाएगा 12,544 हो गया। ठीक है, x हमने मान लिया था उसका धन। ठीक है, अब क्या बोला गया, अब x² हो जाएगा, तो ये 12,544 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर इधर चला जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 112। तो टोटल 112 लोग थे, यानी कि 112 लोग स्टूडेंट थे। ठीक है, तो 112 लड़कों ने 112 रुपये दिए, तब जाके ये बैठा कितना, जाके 112 बैठा। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते थे कि ऑप्शन से 112 का स्क्वायर कर देंगे, तो अगर जो 12,544 बैठ जाता तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते थे। अब गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 34 कहता है कि ए की आय बी से 40% अधिक है, तो ए की आय 25% अधिक वृद्धि होती है, तो बी की आय 40% वृद्धि होती है, तो ए बी की संयुक्त आय में क्या वृद्धि प्रतिशत होगा। तब अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि माना
कि बी की आय, अब क्या बोला, ए की आय 20 से 40% है, तो ए की आय हम मान लेते हैं, तो ए की आय हम कितना मानेंगे, ए की आय अगर हम 100 मान लेते हैं तो बी की क्या हो जाएगी, तो सिंपल सा पता है आपको कि ए की आय जो है वो आपके यहाँ के कितनी मान ली, बी की आय हम मान लेते हैं क्योंकि बी की आय दिया हो 40% वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो बी की आय हमने 100 मान लिया है। अब यहाँ पे ए की आय कितना हो गया, 140 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 100 पहले ही माना था तो 40% बढ़ गई, तो 100 का 40% 40 होता है, तो इसी तरीके से बी की आय हमने 100 माना, ए की 140 हो गई। अब क्या बोला गया, ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो इसी से हम अनुपात निकाल लेंगे, तो इस पे जो अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7:5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा ना पूरा का पूरा, ये देखिए कट गया यहाँ पे से, ठीक है, तो अब क्या हो गया 7:5 हो गया। अब 7:5 को हम यहाँ पे अगर अनुपातिक योग देखें तो ये टोटल 12 बैठ रहा है। अब टोटल 12 बैठ रहा है तो यहाँ पे क्या बोला कि ए और बी के संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार अगर देखें इसकी इक्वेशन बनाएं तो कैसे बनेगी, वो यहाँ पर बनेगी 7 × +25 +5 × 40 = 12x, तो यह यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को सिंपली आपको सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31.25%। यहाँ पर इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आसान सा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 35 कहता है कि एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों का औसत 20 वर्ष है, तो अंतिम 3 विद्यार्थियों का औसत 20 वर्ष है। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल अगर निकालते कैसे निकालते हैं, 20 विद्यार्थियों का औसत कितना है यहाँ पर, वो है आपका 3 वर्ष, तो यहाँ पे टोटल पहले का निकालें तो ये 60 वर्ष हो गया। अब उसके बाद क्या बोला कि प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है, ठीक है, तो अब यहाँ पे 21 × 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब बोला गया प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है, ठीक है, तो प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है। और यहाँ पे आप देखें क्या प्रश्न में बोला है कि दूसरे और तीसरे विद्यार्थी की कुल आयु कितनी है, तो दूसरे और तीसरे की यहाँ पे कितना हो जाएगा 63 में से अगर हम -26 निकाल देते हैं तो कितना हमारा 37 वर्ष आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब ये जो 37 वर्ष आया हुआ है तो चौथे विद्यार्थी की आयु कैसे निकालेंगे, चौथे निकालने क्या करेंगे, 60 में से 37 को अगर माइनस कर देंगे तो 60 में से 37 को माइनस कर दीजिए तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 30 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, तो 23 वर्ष जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका मैथ के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब यहाँ पे अगले प्रश्नों की ओर चले। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 5 प्रश्न आपके किस चीज़ के आने हैं, वो आने हैं आपके हिंदी ग्रामर के। तो हिंदी ग्रामर के प्रश्नों में देखें तो 36 में जो कहता है कि दैवज्ञ का जो अर्थ है वो क्या होता है, तो दैवज्ञ का जो अर्थ होता है गाइस वो होता है ज्योतिषी, तो ज्योतिषी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 बोला लेखक और उसकी कृति के युग्म के कौन सा युग्म सुमेलित है, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, जो गलत दिया गया वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर 37 में अगर हम ध्यान से देखें तो बोला गया है कि दर्शन दिग्दर्शन राहुल संक्रांत की कृति है, ना कि रामचंद्र शुक्ला की, यानी कि जो आपकी दिग्दर्शन है ये क्या है, ये किसकी है, ये है आपकी राहुल सांकृत्यायन की कृति है, ठीक है, और ना कि ये रामचंद्र शुक्ला नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही तो पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, बाकी ये सारे के सारे जो है यहाँ पर आपका सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है किसमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी लिखी, कौन सा सही लिखा हुआ है, तो 38 में अगर देखें तो आशीर्वाद जो है वो कौन सा सही लिखा हुआ है, वो आपका यहाँ पर सी वाला सही लिखा हुआ, क्योंकि आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद होता है गाइस वो आपको पता होना चाहिए कि पुनः जन्म होता है, यानी कि पुनः जन्म को हम किस तरीके से लिखते हैं, पुनर्जन्म, ये होगा विसर्ग संधि का एक उदाहरण भी है, याद रखिएगा विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कि श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बहुत ही आसान है, तो बहुत आसान क्या है, इति श्री हो जाएगा। इति श्री का विलोम जो होता है श्री गणेश होता है, श्री गणेश का इति श्री होता है, तो आपस में चलते ही रहते हैं, तो श्री गणेश का राइट आंसर क्या हो जाएगा इति श्री। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 हमने कर लिए। अब क्या कहते हैं, अब पैसेज का आपका आप देख लेते हैं, तो 5 नंबर के यहाँ पर आपके आनी है इंग्लिश, तो इंग्लिश में 5 नंबर का जो पैसेज आएगा, अब यहाँ पे देखिए बहुत छोटा सा पैसेज है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इससे रिलेटेड प्रश्न करते हैं। तो बहुत छोटा सा पैसेज है, तो उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज करके पैसेज पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पे इसका पहला प्रश्न अगर हम गाइस यहाँ पे देखें तो कहता है कि हु वाज मुरली, तो मुरली कौन था ये बोला गया है। तो अब यहाँ पे देखिए मुरली जो था वो क्या था, अ वेंडर ऑफ स्वीट, यानी कि मिठाई बेचने वाला था। हमने यहाँ पे अभी पढ़ा कि मिठाई बेचने वाला था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 42 कहता है कि हु वेयर हिज कस्टमर, तो उसके कस्टमर कौन थे ये पूछा है, तो उसके कस्टमर क्या होंगे, क्या देखिए जब मिठाई बेचता है तो मिठाई सबसे ज़्यादा किसे पसंद आती है, चिल्ड्रेन को, तो इसमें हमने देखा कि वो चिल्ड्रेन
को सबसे ज़्यादा मिठाई बेचता है, तो उसके कस्टमर कौन थे? चिल्ड्रेन थे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कहता है आपका, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि व्हेन डिड द डिप्रेशन कम्स इन हिज बिजनेस, तो उसके जब बिजनेस में जो काम करता था, जो डिप्रेशन आता था, तब वो क्या करता था, तो ये यहाँ पे पूछा गया है। तो 44 में, यहाँ पे अगर 43 में अगर बात कर लेते हैं तो क्या करता था वो? हॉलीडेज, ठीक है, तो प्रारंभ हो जाती तब मुरली जो है था वो मिठाई व्यवसाय में मंदी था न्यूनतम, क्योंकि देखिए जब उसका हॉलीडे आता था, जैसे बच्चों की छुट्टियां हो जाती थी, तब क्या होता था, तब बहुत ही कम यहाँ पर उसकी बिक्री होती। तो यही तो पूछा गया है कि जब उसके डिप्रेशन आता था तो कब आता था? वो आता था यहाँ पर व्हेन द हॉलीडेज कम, तो हॉलीडे जब आते तब आता था। अब यहाँ पे देखिए 2% इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे ग्रामर के आपके। तब बोला गया है 44 में कि द पुअर मैन वाज डैश एंट्री टू द रेस्टोरेंट, तो द पुअर मैन वाज डैश एंट्री टू द रेस्टोरेंट, तो क्या हो जाएगा 44 का? वो हो जाएगा यहाँ पर आपका, जैसे आप क्या कहते हैं, आविष्कार करना, यानी कि उसकी जो है क्या किया गया? डिनाइड कर दिया गया, यानी उसकी एंट्री को मना कर दिया गया, तो डिनाइड यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 45 कहता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो 10 ईयर के पीरियड को हम क्या कहते हैं? सभी को पता है, डिकेड्स कहते हैं। डिकेड का मतलब होता है 10 साल, 10 साल, पिछले दशक को क्या कहते हैं? 10 साल या डिकेड कहते हैं। तो यह बोला गया आ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिकेड। अब यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न आपके इस घटना चक्र प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, तो गाइस बता दे रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 46 में 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के आने हैं, तो रीजनिंग में आप जो कहता है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि पहले क्या, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। तो सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? सभी को पता है, सबसे पहले बुध ग्रह आता है, ठीक है, ये पहले पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसी तरीके से इसका रहता है ना सिक्वल। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आपका इसका हो जाएगा, ये आपका पहले पे आएगा, फिर यहाँ पे बुध जो आपका शुक्र रहेगा दूसरे पे आएगा, फिर यहाँ पे तीसरे पे रहेगा। इसी तरीके जो आपका पैटर्न यहाँ पे सार्थक बैठेगा ना, वो आपका बैठेगा 53142, 53142, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इस जो 47 कहता है, इसमें बोला गया कि RNOWQC एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की चारों तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो RW के बाईं ओर है। तो यहाँ पे देखिए आप इसको गोला बनाएंगे तो क्या बोला गया है? RW के बाईं ओर है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि हमको बैठाना कितने लोगों को है? पूरा 6 लोगों को बैठाना है। अब यहाँ पे मान लीजिए R बोला गया है W के बाईं ओर है, तो यहाँ पे W ले लेते हैं, R को इसके बाईं ओर बैठा देते हैं, बिल्कुल बैठा दिया हमने। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है कि O के सामने है, जो O के सामने, W क्या है? O के सामने, इस तरीके से फिगर बन गया। अब क्या बोला गया यहाँ पर कि O N के बाईं ओर बैठा है, तो O जो है N के बाईं ओर बैठा है, यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से हो गया। अब क्या बोला गया है? C W के बगल में नहीं है, तो C जो W के बगल में नहीं है, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका? ये आ गए इसके R के सामने का हो जाएगा, क्योंकि W के बगल में है नहीं। अब यहाँ पे आपका बचा क्या हुआ है? बचा हुआ है जो वो आपका बचा हुआ है आपका Q के बाईं ओर कौन बैठा है? तो यहाँ पे Q ये हो जाएगा, ठीक है। तो 6 लोगों को ही हमको बैठाना था, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोला गया है कि Q के बाईं ओर कौन बैठा है? तो Q के बाईं ओर जो है वो आप देख सकते हैं कि Q के बाईं ओर W बैठा है, तो W इसका राइट आंसर हो गया। बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि EGK और IKL जो आपके दिए हुए इसमें से कौन एक डिफरेंस है? तो यहाँ पे देखिए अगर आप पहले में क्या किया गया है? ई में 2 जोड़ा गया है और जी में 4 जोड़ा गया, यानी +2 +4 का डिफरेंस चल रहा है, +2 +4 का। फिर इसमें भी +2 +4 का है, लेकिन यहाँ पे गाइस अगर ऑप्शन नंबर बी देखें तो इसमें क्या है? +2 का चल रहा है और +2 का चल रहा है, यानी कि के बाद भी यहाँ पर दो जोड़ा गया है, तो यही इसका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका पैटर्न यहाँ पे अलग है। तो यही तो पूछा गया था कौन सा डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि इसमें कथन और निष्कर्ष से, देखिए यूपी के एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, अब सभी एग्जाम में आता है आपका कथन निष्कर्ष में। तो कथन कहता है कि पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ये कथन बोला गया। अब यहाँ पे जो कथन का जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष कहता है कि वनस्पति विज्ञान हमें मानव व्यवहार को समझने में मदद करता है। दूसरा यहाँ पे बोला गया कि वनस्पति विज्ञान पशु शरीर को समझने में हमारी मदद करता है। तो अब यहाँ पे देखें कैसे आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा? ये इसमें हो जाएगा दोनों, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें कही गई है ना उससे ये बहुत ही परे है, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पे किसी भी तरीके का निष्कर्ष नहीं निकल रहा इस कथन के माध्यम से, तो इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रीजनिंग का हमारा लास्ट प्रश्न जो बचा है वो कहता है कि कुछ पौधे सब्जी हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलेगा? कुछ पौधे, यहाँ पे पी बना दे, पौधे जो है वो सब्जी हैं, कुछ पौधे जो है सब्जी हैं, ठीक है। अब बोला गया सभी सब्जियां विटामिन,
तो सभी सब्जियां जो हैं वो विटामिन है। इस तरीके से इसका फिगर बनेगा बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ विटामिन पौधे हैं, तो कुछ विटामिन जो हैं वो पौधे हैं, कुछ वाला पार्ट इसमें है, तो ये सही है। कुछ विटामिन सब्जियां हैं, तो कुछ विटामिन सब्जियां हैं, क्योंकि सारी सब्जियां विटामिन तो कुछ भी हो जाएंगी, ये भी सही है। कोई भी विटामिन पौधा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ वाला है, तो कोई भी पौधा नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका निष्कर्ष हो गया, पहला और दूसरा अनुसरण करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो चलिए भैया, आ चुके हैं हम उन क्वेश्चंस पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा डर लगता है, वो हो जाए करंट अफेयर का। 2022 का एकदम अपडेटेड है, तो देख लेंगे। तो 51 में कहते क्या है कि मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरीके से कागज रहित या फिर पेपरलेस हो गई है, और ये भारत की पहली विधानसभा बन गई है। ठीक है, कागज रहित पेपरलेस हो गई, किसी भी तरीके से कागज पर कोई काम नहीं होता है, सिर्फ ऑनलाइन होता है, यानी कि जो सब डिजिटली होता है। तो क्या उनका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, देखिएगा नागालैंड जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी राजधानी क्या है, ये होती है कोहिमा। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कहते क्या है यहाँ पर कि 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश के द्वारा की गई। ठीक है, 5वां जो बिम्स्टेक है ना, इसकी शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वर्चुअल का मतलब कहता है जो ऑनलाइन तरीके से कराई गई, तो वो कहाँ पे हुई, वो हुई थी श्रीलंका में। ठीक है, बिम्स्टेक हुआ श्रीलंका में, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि जून 2022 में किसे NIA, इसका फुल फॉर्म एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो होगा क्या, राष्ट्रीय जांच एजेंसी होता है, तो नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो कौन हो जाएंगे 53 का राइट आंसर, वो हो जाएगा आपका सी। ठीक हो जाएगा दिनकर गुप्ता। ठीक है, दिनकर गुप्ता जो है इनको NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। तो कहते क्या हैं कि जून 2022 की बात है, कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी थी। अब यहाँ पे देखिए NDA में टॉप करने वाली पहली छात्रा हैं, ये कौन बनी है, तो याद रखेंगे 54 का राइट आंसर हो जाएगा सनन ढाका। ठीक है, सनन ढाका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, सनन का मतलब सनसनाते हुए इन्होंने पहले टॉप कर दिया है, इसे याद कर लीजिए। 55 कहता है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, ग्लोबल यहाँ पर देखें कंपटीशन वाले क्षेत्र में, तो उसमें कौन सा सूचकांक इसको प्राप्त हुआ है, तो 55 का राइट आंसर है आपका डी वाला। ठीक है, 37 नंबर इसको मिला है भारत को, याद रखेंगे पूरे जितने भी देश हैं अपने यहाँ, अब मतलब पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई। ठीक है, भारत गौरव योजना जो है उसके तहत पहली निजी ट्रेन चलाई गई, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, यानी कि कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी में ये पहली निजी ट्रेन चलाई गई थी, याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर ये भारत गौरव योजना के तहत चलाई गई है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया। ठीक है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जो 2017 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसके तहत यहाँ पे 100% घरों को कवर किया गया, तो कौन सा जिला बन गया, तो वो हो जाएगा सांबा। ये कहाँ का है, ये जम्मू कश्मीर का जिला है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर का जिला। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते गए हैं 58 में कि भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है। ठीक है, तो ये होगा क्या, यहाँ पर देखिएगा, तो 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, ये हैदराबाद हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इसकी लेटेस्ट की बात कर लेते हैं, तो हैदराबाद और मुंबई दोनों को यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तो ये इसका मतलब पुराना वाला पूछा कि इसमें दोनों ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 में, तो कहते क्या हैं कि जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए एक कौन सी योजना शुरू करी गई। भैया ये तो सभी को पता होगा, अग्निपथ योजना, जिस पे इतना बवाल हुआ, इतना सब कुछ बहुत कांड हुए थे इसको लेकर के, तो वही यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अग्निपथ योजना जो है ये सशस्त्र बलों यानी कि 4 साल की नौकरी के लिए इनको रखा जाएगा। ये अग्निपथ योजना के तहत लाया गया था स्कीम। ठीक है, एक सरकार की है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जून में 2022 की बात है, कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला
पहला देश बन गया है। यानी कि प्रत्येक सिगरेट पे यहाँ पे चेतावनी छपेगी, जो अपने इंडिया में भी छपती है। तो ये हो जाएगा कनाडा देश जो है विश्व का पहला देश बन गया है, याद रखेंगे। इसमें यहाँ पे क्या होगा, जितने भी प्रोडक्ट हैं, कोई भी सिगरेट हो, जितने भी धूम्रपान वाले चीज़ें हैं ना, सब पर यहाँ पर एक चेतावनी जरूर छापी जाएगी मुकेश वाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, जनरल अवेयरनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। पीडीएफ के लिए देखिएगा पूरा आपको कोर्स मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ले लीजिए। तो देखेंगे यहाँ पे 61 तो कहता है बगदाद जो है डैश की राजधानी है। अब बगदाद जो है किसकी राजधानी है, तो याद रखेंगे इराक की राजधानी है, वो बगदाद है। ठीक है, चलिए तो बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन 62 कहता है कि चिराव डैश का लोक नृत्य है। ठीक है, जो चिराव है वो कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये मिजोरम का है। ठीक है, मिजोरम का एक लोक नृत्य है चिराव। ठीक है, याद रखेंगे। ये बेसिकली यहाँ पर बम्बू नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। बम्बू का मतलब क्या है, बांस नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है, चिराव नृत्य को। ठीक है, ये एक पारंपरिक है, जनजातियों द्वारा किया जाने वाला। अगला क्वेश्चन कहता है कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं। ठीक है, कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान देश के साथ लगती है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखेंगे 63 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक तो हम बताते हैं, एक तो सिक्किम के साथ लगती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आसाम के साथ लगती है, फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। ठीक है, तो 4 राज्यों के साथ भूटान की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित। ठीक है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर है, तो फिल्में कहाँ बनती हैं सबसे ज़्यादा, तो याद रखेंगे वो है आपका यहाँ पर पुणे हो जाएगा। ये मत समझिएगा कि मुंबई लगा दे, नहीं भैया। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान जो है पुणे में स्थित है महाराष्ट्र में ही, लेकिन मुंबई में नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। सब लोग यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, इसको स्टार लगा के याद रखें। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है। ठीक है, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएंगे यहाँ पे आपका राइट आंसर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हैं इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया डी वाला। अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ विश्व व्यापार संगठन है WTO में कितने सदस्य हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें कितने सदस्य हैं इस समय, तो ये हैं 164। ठीक है, टोटल 164 सदस्य हैं। ये WTO की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फील्ड मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है। ठीक है, फील्ड मेडल पुरस्कार जीतने वाली जो दूसरी महिला हैं इसका क्या नाम है, तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, यूक्रेन की जो हैं जिनका नाम है मेरिना वियाजोवस्का। ठीक है, मेरिना वियाजोवस्का ये दूसरी महिला बनी है फील्ड मेडल पुरस्कार। कहाँ की रहने वाली हैं, यूक्रेन की रहने वाली। जुलाई 2022 की बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो कहते क्या हैं कि पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है। भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक जो है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम बहादुर राय। ठीक है, राम बहादुर राय जो हैं ये लेखक हैं, याद रखेंगे। 2022 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विमोचन किया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है 69, तो कहते हैं ना कि जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे हराकर पहली बार जीता है। तो 69 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखिएगा पहली बार एक तो जीता है, तो ठीक है, तो मध्य प्रदेश जीता है सबसे पहली बार, ये याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए किसको हराया इसने, मुंबई को हराया। ठीक है, मुंबई सबसे ज़्यादा बार विजेता है मुंबई, और इसी को यहाँ पे हराया गया। और मुंबई की तरफ से देखिएगा जो यहाँ पर सरफराज खान है ना वो खेल लेते हैं, और उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 70, तो कहते क्या है जब पर्यावरण दिवस है ना, विश्व का पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये तो सभी को पता होगा, बच्चे को पता, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब यहाँ पे इसकी थीम एक बार जरूर देख लीजिएगा, वरना फिर आप लोगों को गाली देंगे कि भैया आपने पढ़ाया तो ये था, आई थीम है। तो थीम इसकी जो है वो रहेगा यहाँ पे ओनली वन अर्थ। इस बार की बहुत छोटी सी है थीम, ओनली वन अर्थ। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर GS आपका जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन भी कंप्लीट। अब चलते हैं यहाँ पर किस तरफ, आपका जो भी मैं जो बचा हुआ है। ठीक है, जैसे पैसेज वगैरह ना यार आप लोग खुद कर लिया करो, लेकिन चलिए मैं करा ही देता हूँ आपको। चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करो भैया।
चलें तो अगले प्रश्नों में क्या बोला गया है। यहाँ पे 71 से 75 और 75 से 80 यानी कि 10 नंबर आपका हिंदी का पैसेज आने वाला है। तो इस हिंदी के पैसेज को क्या करते हैं, हम यहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी के पैसेज बहुत आसान होते हैं। जैसे पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आप पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे इसके आंसर देना है। तो हिंदी के पैसेज हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये 10 नंबर तो आप सभी लोग कर सकते हैं, कितना भी कमज़ोर छात्र हो ये 10 नंबर आराम से कर लेगा हिंदी के। अब चलिए हम ले लेते हैं इसके ग्राफ के प्रश्न, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या है, 81 से 85 के बीच में 6 वर्ष के राजस्व करोड़ को दर्शाया गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका जो ग्राफ है इसमें राजस्व करोड़ में दिया हुआ है, और 2011 में 500 वैल्यू है, 2012 में 280, इस तरीके से वैल्यू दी हुई है आपको सारी। अब इसके देख लेते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है कि दिए गए 6 वर्षों के लिए औसत राजस्व क्या है। अब यहाँ पे औसत निकालना है, तो औसत में क्या करते हैं, तो सभी को यहाँ पे जोड़ लेंगे। सभी को जोड़ने के बाद आप इसको क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 600 की बात कर रहा है। तो सभी को जोड़ते हैं, तो 500, 280, 470, 650, 400, 510, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 2810। टोटल हो गया 2810। और औसत निकालने क्या करेंगे, 6 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये 6 से डिवाइड करने क्या हो जाएगा, 486.33 करोड़ इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो 468.33 करोड़ इसका राइट आंसर हो गया, आपका सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसमें जो 82 कहता है कि 2011 से 2012 में राजस्व में कितने प्रतिशत से कम हुआ। 2011-12 को कंपेयर करना है। 2011 में 500 था और ये 280 होगा, तो यही तो पूछा है कितने परसेंट की यहाँ पर कमी आई है। अब 500 और 280 का डिफरेंस कितना हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा 220। अब 220 डिफरेंस है, अपॉन में इसको रख देंगे कितना, 500। ठीक है, क्यों रखेंगे, क्योंकि हमको इसी से कंपेयर करना है कि 2012 में कितना कम हुआ। अब इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 जो कट गए, ये कट गए, तो यहाँ पे अब क्या होगा, 5 से इसको हम काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, 44% आपका राइट आंसर। यानी कि 2011 की तुलना में 2012 में 44% की कमी आई है। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से इसको करते हैं। थोड़ा सा परसेंटेज पे ही आपको ध्यान रखना है इन प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है कि वर्ष 2015 में राजस्व वर्ष 2014 के राजस्व का कितना परसेंट है। अब 2015 में राजस्व 2014 के राजस्व का कितना परसेंट है। वो देखें तो 2014 में 650 था और 2015 में 400। तो अब यहाँ पे बोला गया कितना परसेंट है, ये पूछा गया ना। तो अब देख लेते हैं कि राजस्व का मान लीजिए कि x% है, तो 650 का x%, इस तरीके से करें ना, सोच के बहुत अच्छे से होता है। तो 650 का x% 400 के बराबर है, हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू कितने, 61.53% हो गया। देखिए कितना आसान सा प्रश्न होते हैं ग्राफ के, हलवा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 84 कहता है कि वर्ष 2013, 14 और 15 का कुल राजस्व दिए गए 6 वर्षों के कुल राजस्व का कितना परसेंट है। अब 2013, 14 और 15 का देख लेते हैं। तो 2013, 14, 15 का कितना हो जाएगा, वो आप देखते हैं 470 है, 650 है, 400 है। अब क्या करेंगे, टोटल पहले निकाले। टोटल हमने पहले ही कर लिया था कि टोटल 6 वर्षों का कितना है, 2810 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3 पूछा गया ना, 3 का 2013, 14, 15, 2013, 14, 15 का कितना हो जाएगा, 1520 हो जाएगा। ठीक है, 1520 करोड़ हो गया। अब यही बोला है कि कितना परसेंट है टोटल का, ये 3 सालों का कितना परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, 2810 का x% जो है वो है आपका 1520। अब यहाँ पे इस इक्वेशन बन गई, x की वैल्यू निकाल लेंगे पक्षांतर करके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 54.09%। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, अगर 85 कहता है आपका, यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, 1.9% है। 85 कहता है 2015 और 2016 का कुल राजस्व 2012 और 13 के कुल राजस्व से कितना अधिक है। अब 2015 और 16 का कुल राजस्व देखें, तो 2015 और 16 का कुल राजस्व कितना है, 4, 5, 9, 910 है। तो 2015 और 16 का कितना है, 910 है। अब 2012 और 13 का कितना है, 2012 और 13 का कितना है, यहाँ पे 470, 280, टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 750 करोड़। तो ये 750 है, वो 910 है। तो यही तो पूछा, इसके बीच का डिफरेंस कितना है। तो 910 और 750 के बीच में डिफरेंस कितना है, 160 करोड़। तो 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 160। देखिए कितने आसान सा प्रश्न थे। अब चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगले में क्या बोला गया है, आपका एक स्कूल का परीक्षा फल दिया हुआ है, उसमें उत्तीर्ण देखा है, फिर यहाँ पे अनुत्तीर्ण पूछा है। अब उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में 2013-14 की वैल्यू है, 2014-15, 2015-16, 2016, 2017-18 की वैल्यू दी हुई है।
हैं। अब इसमें देख लेते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न, बहुत ही आसान से प्रश्न होते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के बीच के अंतर किस शैक्षणिक वर्ष में सबसे अधिक रहा है। तो किस वर्ष में सबसे अधिक रहा है ये देख लीजिए, यानी कि जो डिफरेंस कितना है पास और फेल छात्रों का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो 86 में अगर हम ध्यान से देखें तो 2015 और 16 का ग्राफ आप देखिए, तो 2015 और 16 में अगर यहाँ पे ध्यान से आप देखें तो क्या होगा, उसमें 250 है उनके मैंने डिफरेंस जो है 250, क्योंकि जो आपके उत्तीर्ण हुए थे 300, फेल हुए थे 50, तो टोटल कितना हो जाएगा 250। तो इसके मुताबिक क्या है कि 2015 और 16 का जो अंतर है वो सबसे अधिक है। इस तरीके से इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि 5 शैक्षणिक वर्षों में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत क्या है। अब पाँचों का औसत ही तो पूछा है, सिंपली क्या करेंगे 100 उत्तीर्ण हुए, फिर यहाँ पे दूसरे ईयर में 100 उत्तीर्ण हुए, फिर 50 उत्तीर्ण हुए, फिर 100 उत्तीर्ण हुए, फिर यहाँ पे 100 उत्तीर्ण हुए, तो टोटल उत्तीर्ण क्या क्या हो जाएंगे, 450 बच्चे या क्या जो पास हुए कितने सालों में, 5 सालों में। तो 5 को नीचे रख देंगे, 5 9 45, ये हो गया आपका 90, यानी कि जो 90 औसत है वो आएगा 5 सालों में पास होने के बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में किस वर्ष विद्यार्थियों की कुल संख्या सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई। अब पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में देख लेते हैं किसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें, सारे ग्राफ हमको चेक करने पड़ते हैं इसमें, तो 2014 और 2015 के अगर वैल्यूज़ पे ध्यान दें तो 2014 और 15 में क्या हो जाएगा, पास कितने हुए थे 300, ठीक है। अब यहाँ पे फेल कितने हुए थे, यहाँ पर 250, तो यहाँ पे अपॉन में 250 रखेंगे, कंपेयर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 100 करके हम इसका अगर परसेंटेज निकाले, देखिए 20% यहाँ पर जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में था, तो यही सबसे ज़्यादा 2014-15 राइट आंसर हो जाएगा। 20% जो है अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इससे अलावा सब में चेक करेंगे तो आपको कम ही कम मिलेगा, 15-16%, तो 20% ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है कि 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। अब 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंट निकालना है आपको। तो 89 में देखिए तो टोटल उत्तीर्ण कितने हुए, टोटल पास बच्चे पहले देख लेंगे, फिर यहाँ पे देख लेंगे कि कितने बच्चे टोटल हैं। अब जो टोटल बच्चे हैं पास फेल दोनों मिलाकर वो कितने हैं 1650, इनको काउंट कीजिए, देखें ना 1650 टोटल बच्चे हैं, टोटल हैं ये। अब जो पास हुए वो कितने, पास कितने हुए 1200 हुए। अब क्या बोला है इसका परसेंटेज ही तो बोला है कि निकाल दो भैया, तो परसेंटेज क्या करेंगे टोटल नीचे रखेंगे, 1200 ऊपर रखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। अब यहाँ पे इसको आप अगर काट लेंगे तो आपका लगभग 73% राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान से प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें 90 में कहता है कि 2014-15 और 2017-18 के कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों के कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात कितना है। तो अब देखिए 2014-15 और 17-18 यानी कि 2 वर्षों का कंपेयर करना है। तो 14-15 के कुल उत्तीर्ण बच्चे देखें, 14-15 में उत्तीर्ण कितने हुए थे 200 उत्तीर्ण हुए। उसके बाद क्या 2017-18 में कितने उत्तीर्ण हुए, वो उत्तीर्ण हुए यानी कि 300, टोटल पास इतने हुए। अब ये कितना हो गया 500 हो गया, टोटल 500 बच्चे जो है पास हुए। अब यहाँ पे क्या बोला कुल फेल कितने हैं इन दोनों में, इन फेल कितने हैं वो देख लेते हैं। 100 फेल हुए पहले वाले ईयर में, फिर यहाँ पे 100 फेल हुए थे कि 200 टोटल हो जाएंगे फेल। तो 500 में 200 फेल हुए तो इनका क्या बनाया गया है, इनका अनुपात निकालना है। तो 500 पास हैं, 200 फेल है, तो 0 0 कट गया, तो 5:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90 का 20 का राइट आंसर हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे 91 से 95 के बीच में तालिका के प्रश्न। तो गाइस जो तालिका दी हुई इसमें टोटल बोला गया है कि टोटल जो उत्पादन है ना वो है 5,50,000 का, तो कुल मिला के 5.5 लाख बल्ले हैं। तो इन्हीं में से हमको निकालनी पड़ेगी वैल्यू इनकी बारी बारी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 91 कहता है कि कंपनी टी द्वारा उत्पादित ब्रांड ए के लकड़ी के बल्लों की कुल संख्या क्या है। तो कंपनी टी द्वारा कितना है, ये 45% है। अब 45% हम किसका निकालेंगे, निकालेंगे हम 5,50,000 का, क्योंकि 5,50,000 टोटल है। तो 5,50,000 का अगर हम 45% निकाल करके वो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा वो टोटल जो है वो आ जाएंगे आपके टी वाले। अब उसके बाद बोला कि ब्रांड ए के निकालना है। तो अब टोटल निकालने के बाद हम उसमें ब्रांड ए के निकालेंगे। तो ब्रांड ए के कैसे निकालेंगे वो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो अब यहाँ पे देख लेते हैं टी का उत्पादन जो है वो कितना हो जाएगा। प्लास्टिक के बल्लों की बात कर रहा है तो लकड़ी के बल्ले कितने हो जाएंगे। अब प्लास्टिक के बल्ले 45% है तो लकड़ी के बल्ले कितने हो जाएंगे 55%। भाई लकड़ी के बल्ले जो है 55% हो जाएंगे क्योंकि प्लास्टिक के बल्ले 50% है तो टोटल वैल्यू 100% होती है। तो ये क्या होगा, लकड़ी के बल्ले जो है 55% हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे 5,50,000 का हम यहाँ पे निकालेंगे कितना 55% निकालेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 55% निकालेंगे तो इनको काट लेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 30,000, ठीक है, मैं 3,25,000 आ जाएगा। इतना आ गया हमारा टोटल कितने लकड़ी के बल्ले हो गए। अब इसमें से बोला गया है कि हमारे ब्रांड ए के कितने बल्ले हैं, तो ब्रांड ए का कैसे निकालेंगे, अनुपात दिया हुआ है आपको, देखिए 6:19 दिया है तो आपको पता होना कि ब्रांड ए की वैल्यू 6 है तो 6 नीचे रख दे ऊपर रख देंगे और टोटल इनका नीचे रख देंगे तो 19 6 25 25 नीचे रख देंगे, ठीक है। तो अब इसको जब काटेंगे ना गाइस तब आपका राइट आंसर आ जाएगा 72,600। तो 72,600 इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तालिका वाले प्रश्नों में थोड़ा टाइम लगता है गाइस, 5 प्रश्न करने के लिए आपको लगभग 10-15 मिनट इसमें चाहिए ही होगा। फुर्सत से कीजिएगा, टाइम आपके पास बहुत वहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि यू द्वारा उत्पादित ब्रांड बी के लकड़े के बल्ले और एम आर तथा डब्ल्यू द्वारा मिलकर उत्पादित कुल बल्ले तो N/M का मान लगभग कितना होगा। अब यहाँ पे देखें N यू द्वारा उत्पादित ब्रांड बी के बल्ले कितने हैं। अब 92 में अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो क्या बोला गया है, चलिए मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, ग्राफ के हिसाब से आप इसको करिए। तो इसमें बोला गया है जो आपका एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यानी कि 5,50,000 की हम क्या करेंगे 25% निकालेंगे यहाँ पर टोटल, ठीक है। 25% क्यों निकालेंगे, क्योंकि लकड़ी के बल्ले निकाल रहे हैं तो आप ग्राफ में देखिए ना। अब यहाँ पे कितना हो गया, उसके बाद क्या करेंगे फिर 14/55 निकाल लेंगे इसी का, तो कितना आ जाएगा 35,000 आपका आ गया, बिल्कुल आ गया। अब क्या कहता है M/R तथा W द्वारा उत्पादित कुल लकड़ी के बल्ले। अब R तथा W द्वारा कुल उत्पादित लकड़ी के बल्ले तो क्या करेंगे 55, ये जो आपका 5,50,000 का 45/100 निकालेंगे, प्लस कर देंगे उसमें 5,50,000 का 60/100। तो टोटल आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी यहाँ पर 5,77,500 आ गई। एन की वैल्यू कितनी आई थी, एन की वैल्यू आई थी कि 3,50,000। तो टोटल यहाँ पे अपॉन में रख देंगे, ऊपर रख देंगे 35,000, ठीक है, नीचे रख देंगे यहाँ पे 5,77,500। तो इसको अगर काटेंगे ना गाइस तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 0.061 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी राउंड ऑफ करके वैल्यू आएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आपके जो प्रश्न हैं ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो गाइज आपको आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे बोर्ड नहीं है हमारे पास, तो फ़ोन पे समझाना इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो गाइज यहाँ पे देखिए हमने 92% तक करा दिए हैं। अब 8% है ना गाइज, ये आप जो है PDF से कर लीजिएगा क्योंकि PDF से करना बहुत आसान होता है। वहाँ आपको सामने ग्राफ भी दिखेगा और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा किस तरीके के यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नया घटना चक्र का जो प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पर कल आपके लिए अपलोड हो जाएगा। तो टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है वो हम सारे के सारे आपको करा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।